नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि 2008 में जो पूछा गया सवाल है दोस्तों, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लगाने वाले दोस्तों बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा या फिर बिहार से या फिर कोई भी आप अदर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला सवाल है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा। तो शेरशाह के जो बचपन का नाम था वो फरीद था, ठीक है। फरीद था दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो दोस्तों सासाराम में स्थित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1885 में, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। संस्थापक कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए.ओ. होम थे। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. होम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगर हम बात करते दोस्तों, मेन रूप से ए.ओ. होम ने इसके संस्थापक थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगर हम बात करते हैं अगला सवाल दोस्तों 3 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत का प्रथम वायसराय थे, ठीक है। और 1857 का जो क्रांति हुआ था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, 1857 क्रांति, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कि 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 क्रांति हुआ था। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये दोस्तों कुमार गुप्त था, याद रखिएगा, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे दोस्तों, ठीक है। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त प्रथम थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर है दोस्तों 5 नंबर कि मुंगेर किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर, ठीक है। मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मुंगेर जो था वो मीर कासिम की राजधानी था, ठीक है। तो आपको ये सवाल ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर सवाल। देखिएगा, देखिए टोटल दोस्तों इसमें हम टोटल 80 सवालों को डिस्कस करने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है 6 नंबर सवाल कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो गुजरी देवी, याद रखिएगा। गुजरी देवी जो थे ये गुरु गोविंद सिंह माता का नाम था। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों ये सिख के 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख के 10वें गुरु थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो खालसा पंथ का जो स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, खालसा पंथ, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि खालसा पंथ का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1699 में हुआ था, ठीक है। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे दोस्तों। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो कौटिल्य ने लिखा था, याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर सवाल कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था दोस्तों? तो भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, याद रखिएगा, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है दोस्तों, राजगुरु, ये तीनों को जो फांसी दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, मेन रूप से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिए थे, ठीक है। अगला दोस्तों 9 नंबर कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, 1764 में हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध दोस्तों? कब हुआ था? 1764 को हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? डेट याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगर हम बात करते हैं 1757 दोस्तों प्लासी का युद्ध। पूछेगा दोस्तों कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों पूछेगा आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों, प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ये तीनों डेट आपको याद रखना है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। और बाबर जीत गया दोस्तों, इब्राहिम लोदी हार गया था। पानीपत का दूसरा दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था।
पानीपत का तीसरा युद्ध अकबर अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और औरंगजेब के बीच 1764 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर सवाल कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, इनकी मृत्यु दोस्तों 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। कहाँ? पावापुरी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अगर पूछेगा दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव को। ठीक है, याद रखिएगा, ऋषभ देव को जैन धर्म का मेन रूप से संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव थे। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात पूछेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। किनका? भगवान बुद्ध का दोस्तों। ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा 12 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था दोस्तों? तो ये हर्यक वंश का था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर कि शिवाजी को किसने कैद किया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में। ठीक है, और शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को कैद करने वाले थे औरंगजेब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों बेलगांव अधिवेशन का, जो 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा दोस्तों अगला सवाल है 15 नंबर कि बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पटियाला में स्थित है, याद रखिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये पटियाला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर सवाल है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? दोस्तों ये परमार राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, राजा भोज जो थे ये परमार राजवंश से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, देखिए, ठीक है,
18 नंबर सवाल आपके सामने है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली में जो दोस्तों स्थित लाल किला, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसको किसने बनाया था दोस्तों, वो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर सवाल कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था दोस्तों। ये 1510 ईस्वी में किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में, ठीक है। देखिए दोस्तों 1498 में क्या हुआ था, भारत का खोज यानी भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया था दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाल एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होता है, लिस्बन होता है दोस्तों। क्या होता है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510 ईस्वी को। पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा, ठीक है, यानी गोवा से पुर्तगाली कब वहां से, मतलब गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ। ये सवाल बन सकता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो 1961 में आजाद हुआ, ठीक है, 1961 को, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा देश तो आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन गोवा पे अधिकार किया हुआ था पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली गोवा से कब गए, तो 1961 को गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर सवाल, वह मुगल सम्राट जिसका दोबारा अभिषेक हुआ वह कौन था दोस्तों। वह मुगल सम्राट कौन था जिसका दोबारा अभिषेक किया गया था, वो दोस्तों औरंगजेब था, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब का दोबारा अभिषेक किया गया था, इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। इसको जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों खास करके, ठीक है। 21 नंबर है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था दोस्तों, तो 30 जनवरी 1948 को किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। ये आपको डेट याद रखना है दोस्तों। 22 नंबर सवाल है कि लोकनायक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक। पंजाब केसरी दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बिहार केसरी दोस्तों, तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछेगा सवाल कि लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। अगला है दोस्तों 23 नंबर कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल, ठीक है। 24 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों पुर्तगाल में स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था, तो पुर्तगाल से दोस्तों। देखिए पुर्तगाल एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों, जो पुर्तगाल की राजधानी होती है दोस्तों वो लिस्बन होता है। क्या होता है, लिस्बन, ध्यान रखना है। पुर्तगाल जो है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है। टोटल 7 महाद्वीप होते हैं दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल आता है, ठीक है। अगला है दोस्तों 25 नंबर सवाल कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है, यानी बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है दोस्तों जातक, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे जैसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या माना जाता है, याद रखिएगा भगवत गीता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से बौद्ध धर्म यानी जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध धर्म का है मेन रूप से जातक पवित्र ग्रंथ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 26 नंबर कि रज्मनामा किसका फारसी में अनुवाद था दोस्तों, ये महाभारत का, ठीक है, याद रखिएगा कि रज्मनामा दोस्तों किसका फारसी में अनुवाद था, तो ये महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या है दोस्तों, रज्मनामा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, ये सारनाथ में दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले जो धर्म उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे दोस्तों, तो ये पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश जो दिए थे पाली भाषा में दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया है दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया है, याद रखिएगा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 29 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं दोस्तों वो किनको सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 63 में किया गया, ठीक है,
आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आइए दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, आइए दोस्तों 30 नंबर सवाल देखते हैं। तो दोस्तों 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों सवाल कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। दोस्तों तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकते हैं। महान्यायवादी का तो उल्लेख दोस्तों याद कीजिएगा अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया दोस्तों, ठीक है। अभी बताया था दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद कीजिएगा आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद जो है 52 में किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों भारत के? याद कीजिएगा द्रौपदी मुर्मू है जो दोस्तों आदिवासी महिला है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों 32 नंबर है, देखिए राष्ट्रपति का वेतन के बारे में अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों प्रति महीना, तो 5 लाख रुपए होता है दोस्तों। कितना होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कम से कम न्यूनतम आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? तो चंद्रमा है, याद रखिएगा। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं दोस्तों 33 नंबर सवाल है कि सतलज, चेनाब, रावी, दो और नदी है दोस्तों, झेलम अगर हम बात करते हैं, ठीक है, झेलम और ब्यास, ये जो दोस्तों 5 सहायक नदी है दोस्तों किसका? सिंधु नदी का। सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास, ये 5 जो नदी है दोस्तों ये सिंधु की सहायक नदियां हैं दोस्तों। 5 नदी अगर बात करते हैं सिंधु नदी की, अगर बात करें दोस्तों सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, ठीक है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान होते हुए दोस्तों सिंधु नदी ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में जाके गिरती है सिंधु नदी। अगर हम बात करते हैं अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा ये 2880 किलोमीटर है, ठीक है। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, ठीक है। तो सतलज, ब्यास, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास, यानी टोटल 5 सहायक नदी है दोस्तों सिंधु नदी की। देखिए सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? चेनाब है। चेनाब जो है दोस्तों ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर सवाल कि स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है दोस्तों? तो लाल सागर के साथ जोड़ता है, ठीक है। स्वेज नहर जो है दोस्तों ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है दोस्तों आपस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों 35 नंबर कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी संयुक्त बैठक का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो आर्टिकल, याद रखिए दोस्तों आर्टिकल 108 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त बैठक, ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 108 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया दोस्तों, और राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 36 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 36 नंबर सवाल है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा सरला के अनुसार समझिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए सरला है ना, सरला अगर हम बात करते हैं दोस्तों संसद का जो उल्लेख है, संसद दोस्तों, संसद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों 79 में किया गया, ठीक है। राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो उल्लेख किया दोस्तों 81 में किया गया है। सरला के अनुसार है दोस्तों, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल है। देखिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत यानी मुखिया के लिए, मुखिया चुनाव के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो संसद हटा सकता है। संसद का उल्लेख अभी बताएं दोस्तों कि संसद का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो वो संसद हटा सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, अनुच्छेद 61 में किया गया इसका उल्लेख, आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और महाभियोग का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 61 में किया गया, आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 39 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अभी हम आपको बताए थे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 40 नंबर कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर से 370 धारा कब हटाया गया दोस्तों? याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर से 370 जो धारा हटाया गया था ये 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। ये आपको डेट याद रखना है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अनुच्छेद 370 का विशेष संबंध किस राज्य से था दोस्तों? जम्मू कश्मीर से था। ठीक है, यानी कि 370 धारा जब लगा हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें क्या था दोस्तों? वहाँ आप जमीन नहीं खरीद सकते दोस्तों। ठीक है, वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हैं, ये था दोस्तों 370 धारा। 370 धारा जब से समाप्त हुआ दोस्तों तो वहाँ पूरी आज़ादी है दोस्तों। ठीक है, खास करके आगे देखिएगा दोस्तों। देखिए 41 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो ये दूध से है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? दूध। अगर हम बात करते हैं, एक सवाल यहां से पूछेगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है वो दोस्तों आंवला को माना जाता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो दूध से है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। ठीक है, रेशम जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से रेशम उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल 43 नंबर है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ठीक है, दूध जब फट जाता है कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों उसमें? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, खास करके दूध के फटने पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला 44 नंबर, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? यहाँ पे सर्वदाता की बात करा दोस्तों, तो ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? सर्वदाता। और सर्वग्राही दोस्तों तो एबी। ठीक है, एबी ग्रुप वाले क्या होते हैं दोस्तों? ये सर्वग्राही होते हैं, यानी कि डोनर। सर्वग्राही की बात कर रहे हैं, यानी सभी से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वग्राही यानी कि एक्सेप्टर, सॉरी दोस्तों क्या होता है? एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ जो होता है सर्वदाता यानी कि डोनर। ठीक है, डोनर हो जाएगा दोस्तों, ये एक्सेप्टर हो जाएगा, यानी सर्वग्राही सभी से ले सकता है दोस्तों, और सर्वदाता दोस्तों ओ ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का अगर बात करते हैं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि पीएच का खोज किसने किया था दोस्तों? तो सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच का खोज किया था, खास करके। 45 है
कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों, तो विटामिन के है। ठीक है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है, विटामिन। अगला दोस्तों 46 नंबर कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों, तो ये आयरन, याद रखिएगा पालक के पत्ते में खास करके मेन रूप से आयरन पाया जाता है और संतरे में मेन रूप से दोस्तों क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ठीक है, आयरन का संकेत क्या होता है दोस्तों, Fe होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 26 होता है। ठीक है, तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, आयरन के। ठीक है, यानी पालक के पत्ते में बहुत ज्यादा मेन रूप से आयरन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको आयरन की कमी हो गई है तो आप पाले के पत्ते सेवन कर सकते हैं, यानी पालक के पत्ते खा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 47 नंबर सवाल है कि दंत क्षय का क्या कारण है दोस्तों, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है, दंत क्षय यानी दांत जो गिरता है दोस्तों, उसका कारण क्या है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है दोस्तों, ये दंत क्षय का प्रमुख कारण है। अगला दोस्तों 48 नंबर है आपके सामने, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो टिटनेस के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा कि एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला है 49 नंबर कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या था दोस्तों, तो भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, अगला है 50 नंबर कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो जेम्स वॉट ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किए थे, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किए थे। अगला दोस्तों 51 नंबर कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 52 नंबर कि मुख्यतः कौन सी गैस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, 53 नंबर सवाल है दोस्तों, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है दोस्तों, तो अमीटर से किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो मापन है वो किससे किया जाता है, अमीटर से किया जाता है। अगला है 54 नंबर है कि डायनमो यंत्र है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 55 नंबर कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों हीरा। ठीक है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सी, हीरा जो है ये पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। अगला है 56 नंबर कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है दोस्तों, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, सोडियम बाइक कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइक कार्बोनेट का अगर हम बात करते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइक कार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम बाइक कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, NaCO3 10H2O, NaCO3.10H2O होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था दोस्तों, तो चंपारण में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 1917 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति दोस्तों चंपारण के यहाँ से सवाल पूछता है कि चंपारण किसने बुलाया था दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में इन्वाइट किए, तो बुलाए थे। ठीक है, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछेगा कि भारत चंपारण किसने बुलाया था दोस्तों महात्मा गांधी को, तो दोस्तों इसमें मेन रूप से 3 कठिया पद्धति था दोस्तों। 3 कठिया यानी कि 3/20, 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा दोस्तों नील की खेती कहा जाता था, खासकर किसानों को उपजाने के लिए। इस वजह से किसान क्या करते थे दोस्तों, मना करते थे। ठीक है, तो वहाँ के जो खास करके उस समय हमारा देश क्या था दोस्तों, 1917 में गुलाम था दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश गुलाम था, खासकर ब्रिटिश लोग भारत में राज कर रहे थे। ठीक है, तो नील की खेती के लिए जबरदस्त प्रेशर डालता था, खासकर किसानों को, आप नील की खेती कीजिए। देखिए नील की खेती करने से क्या होता है दोस्तों, खेत बंजर हो जाता है खास करके। ठीक है, बहुत दिनों तक उपजाऊ नहीं रहता है, जिसकी वजह से किसान मना करते थे नील की खेती करने के लिए। ठीक है, इसीलिए वहाँ के एक व्यक्ति थे चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण इन्वाइट किए थे कि इस जो ऐसा हो रहा है इसको रोका जाए खास करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 58 नंबर सवाल है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 40 है। याद रखिएगा, बिहार में प्रमंडल कितने होते हैं दोस्तों,
तो 9 प्रमंडल है दोस्तों। बिहार का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 59 नंबर सवाल, देखिएगा, ठीक है। देखिए 59 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला है 60 नंबर कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है दोस्तों? तो कटिहार है, ठीक है। जूट के उत्पादन में कटिहार जिला बिहार का दोस्तों सबसे आगे है, ठीक है। अगला है 61 नंबर कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे दोस्तों? तो ये आरा से किए थे। जो बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये आरा के रहने वाले थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे? दोस्तों आरा से कर रहे थे। देखिए 1857 क्रांति के समय, उस समय शासक कौन था दोस्तों? खास करके शासन किसका शासन काल था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग का था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है, कैनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों 62 नंबर कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है दोस्तों? तो 56% पर लगभग, ठीक है। यानी बिहार में लगभग 56% पर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है, यानी कि खेती किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 56%, याद रखिएगा। अगला है 63 नंबर कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों? 9 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल दोस्तों मगध प्रमंडल है। कौन सा है? मगध प्रमंडल। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1912, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमंडल 9 होते हैं दोस्तों, ठीक है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी होती है? तो बिहार में कितना जिला है दोस्तों? 38 जिला है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों अभी बताए थे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40 है, ठीक है। अगला दोस्तों 64 नंबर कि कामायनी पुस्तक के रचिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जो थे, ये कामयानी पुस्तक के रचिता थे दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 65 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए 65 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि PSLV का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखिएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसरो का अगर हम बात करें दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसरो का स्थापना ये 1969 में हुआ था। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है, ठीक है, सोमनाथ है दोस्तों। कौन है? सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है दोस्तों 66 नंबर कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 67 नंबर कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम जो होता है वो एड्स का पूर्ण रूप होता है दोस्तों। एड्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, एड्स दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं, देखिए एड्स के जांच के लिए दोस्तों एक टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, याद रखिएगा। एड्स के जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसका नाम है दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले उसी से पता चलता है दोस्तों कि व्यक्ति में एड्स है या नहीं, ठीक है। HIV दोस्तों, खास करके जो एड्स होते हैं वायरस के कारण होते हैं। कौन सा वायरस दोस्तों? HIV। यानी HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन अमीनो वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। अगला दोस्तों 68 नंबर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई जा रही है दोस्तों? तो मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई जा रही है? तो मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? तो भारत के 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। भारत दोस्तों किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर दोस्तों? तो 40 से 96 किलोमीटर, याद रखिएगा। यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका होता है। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 69 नंबर सवाल है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों हॉकी से है, ठीक है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? हॉकी से है। अगला 70 नंबर कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं?
ये हॉकी, ठीक है, याद रखिएगा। ध्यानचंद जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? हॉकी। देखिए ध्यानचंद के याद में दोस्तों 29 अगस्त को, याद रखिएगा, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 71 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए 71 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ट्राई ब्रेकर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है दोस्तों ट्राई ब्रेकर। अगला दोस्तों 72 नंबर है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड जो है ये देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? ये 28वां राज्य है, याद रखिएगा। झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड दोस्तों बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 73 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 74 नंबर सवाल आपके सामने है। 74 नंबर है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? तो 193 देश शामिल है दोस्तों। किसमें? यूएनओ में टोटल कितना देश शामिल है? 193 देश शामिल है। 193 जो देश शामिल हुआ था वो दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जुबा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 75 नंबर कि जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो निशानेबाजी से संबंधित है। जसपाल एक राणा है, किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। अगला है दोस्तों 76 नंबर कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है दोस्तों? तो दलीप सिंह राणा, ठीक है, याद रखिएगा। दलीप सिंह राणा जो दोस्तों WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम है, ठीक है। द ग्रेट खली का असली नाम क्या है दोस्तों? तो दिलीप सिंह राणा है, याद रखिएगा। अगला है 77 नंबर कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। सार्क का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, सार्क का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। सार्क की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये 1985 में हुआ था। सार्क में टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें जो देश शामिल है दोस्तों टोटल 8 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 8 देश शामिल है दोस्तों सार्क में। और सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा दोस्तों? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या होता है? काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या होता है दोस्तों? अफगानी जो होता है ये अफगानिस्तान की मुद्रा होता है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान दोस्तों तालिबान दोस्तों इस पे क्या कर रहा है दोस्तों? शासन कर रहा है अफगानिस्तान पे, तालिबान, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सार्क का जो मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 78 नंबर कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, खास करके याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को, ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी को दोस्तों, और बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 80 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? ये 1498 ईस्वी को आया था, ठीक है। 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ से आया था दोस्तों वास्को डी गामा भारत? कहाँ से आया था? तो ये पुर्तगाल से आया था, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है दोस्तों? पुर्तगाल एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों लिस्बन होता है। क्या होता है? लिस्बन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल हम दोस्तों 80 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो बिहार दरोगा का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।